हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम वो सारी डिस्कशंस करेंगे जो कि TIFR-GS यानी ग्रेजुएट स्कूल या ग्रेजुएट स्टडीज़ और जेस्ट के एग्जामिनेशंस से रिलेटेड होंगे। मैं आपको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें TIFR और GS या जेस्ट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, इनकी प्रिपरेशन हमें क्यों करनी चाहिए। फिर हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इनसे रिलेटेड, कि आपको कौन कौन सी डेट्स मार्क कर लेने हैं कैलेंडर में ताकि आपका फॉर्म ना छोटा रह जाए या एग्ज़ाम ना छोटा रह जाए। फिर डेडिकेटेड सिलेबस जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको डेडिकेटेड सिलेबस भी बताऊंगा। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है जैम के कंपैरिजन में या किसी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एग्ज़ाम जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम कितना टफ़ कितना ईजी होता है। फिर बुक लिस्ट, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है वो भी मैं साथ ही साथ जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे मैं बता दूंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा एंडिंग में, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, ये जो पिक्चर है ये ICTS TIFR जो कि बेंगलोर में है, वहाँ पर ये लेक्चर हॉल का मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। मैं किसी एक लेक्चर के लिए गया था वहाँ पर, तो ये वही का फ़ोटो है। ठीक है, देखिए TIFR-GS आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, जो 2021 में होने वाला है इसकी प्रिपरेशन आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स से हम समझते हैं इसको। इंडिया में कुछ रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर वर्ड मैंने यूज़ किया है रियल, तो इसका मतलब है कि जो मेनली फोकस्ड होते हैं रिसर्च पे। अब जैसे IITs में भी रिसर्च एंड इनोवेशंस होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके पास एक और दूसरा टास्क होता है, वो टीचिंग और प्लेसमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें रिसर्च तो करनी है, लेकिन स्टूडेंट का प्लेसमेंट और उनको अच्छी टीचिंग मेथडोलॉजी भी देनी होती है, तो थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता है। लेकिन ये जितने भी इंस्टीट्यूट जो कि TIFR और जेस्ट के थ्रू एडमिशन देते हैं वो रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वो बेसिकली रिसर्च पे मेनली फोकस होते हैं, उनका जो मेन मोटो है रिसर्च, ओनली रिसर्च। तो जैसे उनमें कुछ इंस्टीट्यूट जैसे ICTS है, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये आपको फ़ोटो दिख जाएगी। IMSC है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई में, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स भुवनेश्वर में है, फिर नाइजर है भुवनेश्वर में, आइजर्स हैं हमारे पास इतने सारे, 6 to 7 आइजर्स हैं। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि रैंक 1 है NIRF अगर हम देखें इसकी तो। और भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आयुका है, IUCAA, फिर आपका RRCAT है, बहुत NPR है, NPL है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जिनका मेन फोकस जो है वो रिसर्च है। और दूसरा पॉइंट जो है, ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं 100% फंडेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये थोड़ा सा भी पैसा कि मतलब जैसे स्टूडेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपको जो फंड मिलेगा स्टूडेंट से उसी से इनका खर्चा चलता है। तो ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर आप लोग सही में रिसर्च के लिए सीरियस हो कि मुझे रिसर्च करनी है फिज़िक्स में, डिफरेंट एरियाज ऑफ फिज़िक्स में रिसर्च करनी है, जैसे थ्योरेटिकल फिज़िक्स हो गया, उसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, फिर आपका स्ट्रिंग थ्योरी है, फिर टोपोलॉजी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो लेज़र है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कंडेंस मैटर फिज़िक्स है, मटेरियल साइंस है। तो आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ फिज़िक्स में अगर रिसर्च के लिए आप सीरियस हो तो आपको डेफिनेटली TIFR-GS ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड जेस्ट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसमें हो गया। अब एडमिशन क्या होता है, इसका जो एडमिशन होता है ये आपके सिर्फ कट ऑफ को पास करने पर डिपेंड नहीं करता कि जैसे 100 मार्क्स पेपर हो रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको 100 में से 80 आ गया, आपने कट ऑफ पास कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, इसका जो एडमिशन होता है उसका पर्सनल इंटरव्यू पर डिपेंड भी करता है। आप कह सकते हैं कि 70-30 का होता है। 70% आपका जो है आपका कट ऑफ पास करने का होता है डिपेंडेंट, और 30% जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं है कि आप 70 आउट ऑफ 70 ले लें तो आपका एडमिशन हो गया, आपको 30 को भी पास करना होगा तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका जो एग्जांपल में अगर बात बता दूं कि अगर आपकी AIR-1 भी आ गई जेस्ट में या TIFR में और आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यह है मेन पॉइंट। अब क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको 2 ईयर MSc में एडमिशन मिलता है थ्योरेटिकल फिजिक्स में, जो कि हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने ऊपर बताए हैं या इसके अलावा भी और, उन हर जगह पर इंटीग्रेटेड PhD होता है, यानी MSc प्लस PhD, जो कि 6 to 7 ईयर्स लग ही जाते हैं हर स्टूडेंट को। आप बीच में छोड़ भी सकते हो, बट वो आप 3 ईयर MSc करने के बाद छोड़ोगे, जो कि रिकमेंडेबल नहीं होता। तो आप बेटर है कि आप आगे PhD के लिए ही कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप HRI के लिए एलिजिबल हो जाते हो, HRI में आप, इसमें 3 क्राइटेरिया है। HRI के लिए आपको पहले जेस्ट तो करना ही पड़ेगा,
फिर जब आप जेस्ट के थ्रू आपको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू के बाद आपको फिर HRI जाके यानी इंस्टीट्यूट में जाके एक और टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपको HRI में एडमिशन मिलता है। 2 ईयर MSc प्रोग्राम, यहाँ इंटीग्रेटेड PhD नहीं है। फिर इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट कि आपको क्यों करना चाहिए TIFR की तैयारी, कि फेलोशिप भी मिलती है आपको। ऐसा IITs में नहीं होता या NITs में नहीं होता कि आपको फेलोशिप दे MSc के दौरान, या किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप जेस्ट और TIFR के थ्रू जाते हो तो आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। जैसे 6 to 7,000 है HRI में, और बाकी जगह जितनी भी जगह मैं ऊपर बताई है सब में 10 से 12,000 है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो फेलोशिप भी आपको पढ़ाई के दौरान मिलती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सिंपल MSc करते हो किसी यूनिवर्सिटी से तो आपको UGC नेट CSR नेट के थ्रू या गेट के थ्रू जाना होता है, तो फिर आपको फेलोशिप मिलती है PhD में। तो वैसा ही क्राइटेरिया यहाँ भी है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो फेलोशिप होगी वो 10 से 12,000 है, और जब आपका MSc वाला टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको जो सिंपल PhD वालों को ही मिलता है 30 to 35,000, वो आपको फिर फेलोशिप मिलता है रेगुलर PhD को जो मिलती है। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको ध्यान रखने, जो क्लासेस होती हैं बेसिकली IITs में भी ऐसे ही होता है, लेकिन IITs में क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस लगवा देते हैं जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि वो एकेडमिक्स उनके पास ज़्यादा होता है क्योंकि उनका अपना इंडेक्स बढ़ाना होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्लासेस होती हैं मोस्टली एकेडमिक्स की या क्लासेस जो भी हैं वो सब के सब एक्टिव रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के थ्रू होती है, जो सही में रियल साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जो क्लासेस अटेंड करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि भाई मैं TIFR या जेस्ट की तैयारी क्यों करूं, मुझे क्यों करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इसलिए आपको करनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या दिमाग में बातें रखनी है कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने समझ ली सारी बातें, तो क्या करूँ, मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो सबसे पहले आपको एक डेडिकेटेड सिलेबस चाहिए होगा, जो कि सबसे एक मेजर इशू है, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैं आपको डेडिकेटेड सिलेबस मैंने बनाई है डिफरेंट टॉपिक्स को उठा के, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको एक बुक लिस्ट चाहिए कि मैं कौन सी बुक को फॉलो करूँ। अब बुक आपको पता चल जाता है, मैंने आपको बुक बता दिया कि जैसे जेट ली है या JD जैक्सन है। स्टूडेंट क्या करता है ना, एक बुक को स्टिक होके नहीं पढ़ता है, उस बुक को चेंज करता रहेगा। आज इस मंथ में मैंने ये पढ़ लिया, फिर वो किसी एक फ्रेंड को देखेगा कि यार ये तो ये बुक पढ़ ही नहीं रहा है, ये दूसरी बुक पढ़ रहा है, तो बुक को चेंज कर देता है, जिससे कि माइंड में बहुत सारा वेरिएशन आता है कि यार ये कॉन्सेप्ट में भी वेरिएशन आते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बहुत सारे, तो वो एक तरीके कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं हो, आपको जो भी बुक बताया जाए उस बुक पे पूरा स्टिक हो जाओ, उसको अच्छी तरीके से। व्हेन यू विल गेट द बुक लिस्ट प्लीज़ स्टिक टू इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट चेंज योर माइंड इन मिड वे। ये नहीं कि आपने आधे में ही आपने 2 महीने किसी और बुक को पढ़ा, देख रहे हो कि सामने वाला तो ये बुक पढ़ रहा है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो आप उसी बुक को खरीद के फिर दूसरे अलग तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है। तो सो डोंट चेंज योर माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको खुद पे विश्वास, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू द सक्सेस। तो खुद पे विश्वास रखिए कि आप, मैं कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो सेट सम टारगेट्स। अब जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हर दिन का एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे 4 प्रॉब्लम्स या 3 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से करना है तो करना ही है। अगर मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं कर पाया तो आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। ये नहीं कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देता हूँ, यार इसको आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों, ये जैम की तरह नहीं होता। जैम के लेवल, अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो जैम से ये पेपर टफ़ होते हैं। TIFR और जेस्ट जैम से टफ़ होते हैं, TA आसान नहीं होते। तो जैम में क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला बैठाइए, उसमें इनपुट्स डालिए और आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन इनमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा नहीं छोड़ना होता है। तो आपको जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो टारगेट एक फिक्स रखिए, और कोई भी क्रैक कर सकता है अगर वो अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस है तो। अगर वो सीरियस नहीं है तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आप अपने स्मार्टफोन का जो यूज़ है उससे आप थोड़ा रिड्यूस कर दें, कुछ भी करके अपना स्मार्टफोन का जो यूज़ है, जैसे अगर आप 3 to 4 आवर्स यूज़ करते हैं तो 2 to 3 आवर्स कर दीजिए, लेकिन रिड्यूस ज़रूर करिए। किताबों के स्टिक हो जाइए। कुछ भी अब अगर डिजिटली पढ़ रहे हैं तो डिजिटली भी आप मोबाइल यूज़ करिए, लेकिन किताब को ही पढ़िए। ठीक है, किताब को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। फिर TIFR और जेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन आर बेस्ड, मैंने बताया जैसे कंसेप्चुअल नॉलेज। सो व्हेनेवर यू डू सम प्रॉब्लम्स एनालाइज द आंसर इन डिफरेंट वेज। अब जैसे आपने कोई प्रॉब्लम किया किसी किताब से, तो आपका जो सोल्यूशन मिल रहा है, आपको जो आंसर मिला है फाइनली, उसको एनालाइज करिए एक डिफरेंट वे में। जैसे कि ये आंसर अगर वैल्यू ये होके ना ये होता, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको।
कि बोल देता है कि u ऑफ x, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है अल्फा एक्स की क्यूब, वो आपने इसका सोल्यूशन निकाला, आपको जैसे बोलता था फोर्स फंक्शन निकालिए, आपने फोर्स फंक्शन निकाल लिया, जो भी निकाला आपने, अब क्या हो सकता है जो आपका आंसर है आप इसे चेंज कर दीजिए, जैसे इसमें अल्फा एक्स की क्यूब है तो अल्फा एक्स की क्यूब प्लस लीनियरिटी ऐड कर दीजिए, +1 ऐड करके देखिए क्या बन रहा है। मतलब आपको एक ये करना है कि अगर मैं कुछ उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करता हूँ तो मेरा आंसर किस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे एनालाइज करिए, चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, 2 या 3 ही प्रॉब्लम्स को, लेकिन एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को करिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, और एक कॉन्सेप्ट को 2 3 बार, और एक क्वेश्चन को भी 2 3 बार पढ़िए। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपने पढ़ लिया है कोई टॉपिक, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, TFR का या चेस्ट का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके प्रॉब्लम्स को 2 3 बार सॉल्व करिए, देखिए कि हाँ आंसर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा बार बार, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने प्रिपरेशन से स्टार्ट से पहले। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सर सिलेबस हमें बता दीजिए कि कौन सा सिलेबस हमें फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मैं एक अलग से PDF बना के अपने ग्रुप में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बता दूंगा। अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सर्च कर लीजिए जाके सर्च बार में @new era physics 1 ये सर्च कर लीजिए और डायरेक्टली ज्वाइन आप हो जाएंगे। न्यू एरा फिजिक्स 1 टेलीग्राम, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के 1-2 दिन बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी PDF के फॉर्म में, और इस वीडियो की भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, ताकि आपके पास ये हमेशा रहे, ठीक है, काम की चीज़ है ये। तो मैथमेटिकल मेथड्स और फिजिक्स में क्या है सिलेबस में, सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बेसिक है, यानी कि डायमेंशन तो आता ही आता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप 2 से 3 प्रॉब्लम्स डायमेंशंस के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हर किसी चीज़ का डायमेंशनलिटी पता है, क्या होता है कि स्टूडेंट डायमेंशनलिटी चेक नहीं करता है, उसको पूरा सॉल्व करने में लग जाएगा और आंसर गलत आता है, फिर सोचता है यार मेरा तो बना ही नहीं, जबकि आंसर डायमेंशनलिटी से ही हो जाता है, बहुत आसानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशनलिटी, ठीक। फिर वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा जैसे मैट्रिसेस, कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर स्पेशल फंक्शंस भी हैं यहाँ के सिलेबस में, जैसे हर्मिट पॉलिनोमियल, हर्मिट फंक्शंस, बेसल, लेगुएरे और लेजेंड्रे और ऑयलर पॉलिनोमियल्स भी हैं। ये सारा जो है सिलेबस पूरे जेस्ट और TFR के बेसिस पर ही है। अब जैम में क्या होता है, इतना ही आता है, वो भी बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशल फंक्शन का एडिशन हो गया है। फिर फॉरियर सीरीज़ एंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी यहाँ मैंने डबल कर दिया है, फॉरियर सीरीज़ एंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी आएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म भी आता है, बट वो PhD के लिए आता है, ये मैं आपको बता दूँ। एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिकल फंक्शन, टेलर एंड लियोनेट सीरीज, पोल्स, रेजिड्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी जो है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, दोनों ही चीज़ें। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी प्रोबेबिलिटी भी आती है इसमें। रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल, पोइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब ये चीज़ें कहाँ कवर होंगी कि सर हम तो जैम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास जो बुक है वो जैम के पर्सपेक्टिव के लिए है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें किस बुक में होंगी। तो यहाँ पर 2 बुकें आपको दिख रही होंगी, एक है मैरी एल बॉयस और एक है अर्फकिन वेबर। दोनों को ही आपको PDF फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको बाई करनी है तो आप Amazon और Flipkart दोनों ही जगह से बाई कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपके पास अभी नहीं है, आपको जाना है libgen.is, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बस फिर आपको लिखना है इन दोनों बुक का नाम और स्टार्ट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ जब आपके पास दोनों में से कोई एक बुक आ जाएगी तो स्टिक होना है, ये नहीं कि आप आधे मिड वे में किताब ही चेंज कर दो। हाँ, आप कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर के लिए और ये कुछ डिफरेंशियल वाले के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं HK दास भी, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बुक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स जो है ना वो उस लेवल के नहीं है। प्रॉब्लम्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं, आप, मैंने बोला ना एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको इन दोनों बुक में से कोई एक लेनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, चाहे आप ये फॉलो करिए या ये फॉलो करिए, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, कोई सी भी एक। अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों ही कर सकते हैं, एक में से कॉन्सेप्ट कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम्स के लिए आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई मटेरियल्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आप देखिए क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या करना है। क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों ही। अब ये सब चीज़ें एक बेसिक बुक में नहीं होती, जैसे आप HC वर्मा पढ़ रहे हैं उसमें नहीं होंगी। फिर टनलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो आप बेसिक पढ़ते हैं, वेव फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कम्यूटेटर्स और हाइगन्स, ये सारी चीज़ें
मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, वो हाइड्रोजन आइटम तक पूरा। फिर स्टर्न गेरलाच, ये भी अगर आपने बीएससी में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और एप्लीकेशन वेरिएशनल मेथड। हाँ एक चीज़, आप ये वेरिएशनल मेथड आप छोड़ सकते हैं, हालांकि मैंने इसे ऐड कर दिया ताकि आपकी नॉलेज अच्छी रहे, क्योंकि जेस्ट का पेपर जो है ना एमएससी और एमएससी वाले और आपका जो बीएससी वाला पेपर सेम ही होता है, तो इसलिए सिलेबस भी सेम ही माना जाता है। तो वेरिएशनल मेथड आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए वेरिएशनल मेथड पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप पढ़ लेंगे तो फ़ायदा ही करेगा। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, हाँ ये यूनिट भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा ही करेगा। फर्मीज गोल्डन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन स्टैटिक्स कनेक्शंस। अब बुक कौन सी फॉलो करनी है, विच बुक? देखिए इसके लिए मार्केट में 2 बुक हैं आपके पास, एक है जेटिली क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, और एक है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपको क्या होगा, कंटेंट कम है, हालांकि वो कंटेंट जो है समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन कंटेंट जो चाहिए जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है वो नहीं है। प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जेटिली में क्या है, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी थ्योरी बुक है, कंप्लीट थ्योरी बुक है। ये भी थ्योरी बुक है, बट इसमें क्या है, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स उतने नहीं हैं। आप प्रॉब्लम्स के लिए दोनों बुक लगाइए और थ्योरी के लिए आप जेटिली ले लीजिए। इनको डाउनलोड करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले स्लाइड में, आप देख सकते हैं वहाँ भी libgen.is पे जाएंगे, वहाँ पर दोनों का नाम लिखिए और शुरू करिए। ध्यान रहे एक ही बुक को लेकिन ध्यान से फॉलो करिए, ये नहीं कि आप 4 किताबें लेके बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, हर बुक में अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बुक को ध्यान से फॉलो करिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो सिलेबस है काफ़ी मतलब डिटेल्ड में है, मतलब थोड़ा बड़ा है, आप ये भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारी चीज़ें जो आप जैम में पढ़ेंगे, लैपलास एंड पॉइसन, बाउंड्री कंडीशंस, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायट-सावर्ट्स लॉ, एम्पेयर्स थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, फ्री स्पेस एंड आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस हैं, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गेज इनवेरिएंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फिर ये डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेनल लॉ, ये कोहेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस, डायनामिक्स, ये बहुत ही अच्छा है, वैसे ही आसान सिलेबस है। गेज इनवेरिएंस आप छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, गेज इनवेरिएंस वाला जो टॉपिक है ना आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब इनके लिए बुक्स क्या है, बुक्स सबसे बेस्ट है पुर्सेल, एडवर्ड एम पुर्सेल, वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप किसी भी, चाहे वो गेट की, नेट की, जैम की, जेस्ट की, TIFR कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पुर्सेल में कॉन्सेप्ट जो बताया गया है ना कोई उतना अच्छा नहीं बताता है, तो पुर्सेल को तो आप कर ही लीजिए या बाई कर ही लीजिए। और ग्रिफिथ मस्ट है ही, आपके बीएससी में मदद करता है, आपके जैम में भी मदद करता है, हर एग्जाम में मदद करता है। प्रॉब्लम्स आपको ग्रिफिथ से भी करने हैं और पुर्सेल से भी करने हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 बुक्स में बता ही रहा हूँ, तो ध्यान रहे कि थ्योरी आप कर लें पुर्सेल से, और जब आप बात करेंगे प्रॉब्लम्स की तो प्रॉब्लम्स आप दोनों ही बुक से कर लें, लेकिन आपको स्टिक होना है, एक ही बुक में अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ये मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए बता दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, बुक भी बता दी। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप मेरी एल बॉयस या आर्फकिन फॉलो कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आप ग्रिफिथ एंड पुर्सेल कर सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटिली एंड ग्रिफिथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं शेयर करूँगा सिलेबस, और बहुत जल्द आपको मिल जाएगी उसकी PDF, लेकिन अभी आप इन 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं तीनों में से ही आता है, जेस्ट में और TIFR में। क्यों देना है आपको एग्जामिनेशन वो भी हमने डिस्कशन कर लिया, और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको इसके अलावा कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, और कोई सा भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लैपलास इक्वेशन जो हम फॉलो कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे, उसी को प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ उसके बेसिस पर, एंड देन ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।